Hello everyone, welcome to the YouTube channel of Education World. Welcome to your class of Indian Economy. आज हम लोग MCQs डिस्कस करेंगे जो हमारे कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस में कवर किए जाते हैं। अगर आप पहली बार हमारा YouTube चैनल देख रहे हो तो हरी आप जल्दी से सब्सक्राइब करो और जो डेली इस लेक्चर को अटेंड करते हैं फटाफट से शेयर कर दो अपने फ्रेंड्स के साथ। स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। पहला क्वेश्चन है हमारे पास, इंद्रधनुष प्रोग्राम विच वाज लॉन्च्ड इन इंडिया इज रिलेटेड विद। इंद्रधनुष कार्यक्रम जो भारत में शुरू किया गया था किससे संबंधित है। अब देखो इंद्रधनुष नाम जो है ना वो बहुत सोच समझ के रखा गया। ऐसा इसलिए है, आपको पता है इंद्रधनुष को इंग्लिश में क्या कहते हैं? रेनबो। कितने वर्ड्स है इसमें? 7 वर्ड्स है। 7 बीमारियां, 7 डिसीजेस जो है उनको बच्चों में खत्म करने के लिए, बच्चों की इम्यूनाइजेशन को बढ़ाने के लिए और डिजीजेस को खत्म करने के लिए 7 मेजर डिसीजेस इंक्लूड किए गए हैं इसमें। इसीलिए इस मिशन का नाम जो है ना वो इंद्रधनुष रखा गया। सो ये किससे रिलेटेड है? प्रोडक्शन ऑफ मेडिसिन, वैक्सीनेशन अगेंस्ट द फैटल डिजीजेस, मल्टी वोकेशनल ट्रेनिंग फॉर एडोलेसेंट गर्ल्स, या नन ऑफ द अबव। सो इंद्रधनुष प्रोग्राम जो इंडिया में लॉन्च किया गया है, हेल्थ मिशन है एक तरह का, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में लॉन्च किया गया था। यूनियन मिनिस्टर जेपी नड्डा जी ने इसको लॉन्च किया था। कब किया था? 25 दिसंबर को। अ स्पेशल ड्राइव टू वैक्सीनेट ऑल अनवैक्सीनेटेड and partially vaccinated children and pregnant women by 2020 under the universal immunization program. So mission Indradhanush depicting 7 colors of the rainbow, target to immunize the children against 7 vaccine preventable diseases. So right answer is option number B. इसमें ये नहीं है कि हमें मेडिसिन प्रोड्यूस करनी है। राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, वैक्सीनेशन अगेंस्ट फेटल डिजीजेस। अब ये 7 डिजीजेस जो है इसके नाम याद कर लो। डिप्थेरिया है, टेटनस है, परटूसिस है, ट्यूबरक्लोसिस है, पोलियो है, मीजल्स एंड हेपेटाइटिस बी। बाकी आपको पता होगा कि विबग्योर जो है वो है 7 कलर्स रेनबो के, वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज एंड रेड। नेक्स्ट इज इंडियाज ग्रीन एक्शंस कैन बी मेड मोर इफेक्टिव बाय। क्या ऐसा करोगे कि इंडिया के जो ग्रीन एक्शंस हैं वो और ज्यादा इफेक्टिव बन जाएंगे? भारत के ग्रीन एक्शंस को निम्नलिखित द्वारा अधिक प्रभावी बनाया जा सकता है। इंक्रीज इन एक्साइज ड्यूटी ऑन पेट्रोल एंड डीजल, ट्रांसलेटिंग कोल सेस टू कार्बन टैक्स, सिग्निफिकेंटली प्रमोटिंग द रिन्यूएबल सोर्सेज ऑफ एनर्जी, या ऑल ऑफ द अबव। तो राइट आंसर तो इसका ऑप्शन नंबर डी है। पहले हम लोग ये देखते हैं कि इंडिया के ग्रीन एक्शंस हैं कौन से। पहला एक्शन ये है इंप्रूविंग द फ्यूल एफिशिएंसी एंड प्रोमोटिंग द अल्टरनेटिव एनर्जी सोर्सेज। इसमें ये था कि जितने भी हम लोग नॉन रिन्यूएबल सोर्सेज ऑफ एनर्जी यूज करते हैं ना, जैसे हम कोल यूज करते हैं, फ्यूल ऑयल यूज करते हैं, पेट्रोलियम यूज करते हैं, डीजल यूज करते हैं, नेचुरल गैस यूज करते हैं, इसकी जगह कुछ हम लोग ऐसा ढूंढे मतलब जो पहले तो इसी फ्यूल को एफिशिएंटली यूज करें, या इसकी जगह हम लोग अल्टरनेटिव सोर्सेज ऑफ एनर्जी ढूंढे। फॉर एग्जांपल हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर है, सोलर एनर्जी है, विंड एनर्जी है, दीज आर ऑल अल्टरनेटिव्स। दूसरा कॉरिडोर्स फॉर कनेक्टिविटी। Third one is understanding, identifying and protecting the areas of hydrological importance, building the capacity of local institutions and building a cadre of community fosters. ये सारे actions हैं किस चीज के लिए? Green actions. Next question है assertion and reason पे based है, the share of women in decision making process is gradually increasing. ऐसा कहना है कि हम लोगों का मतलब विमेंस का डिसीजन मेकिंग में शेयर जो है, हिस्सेदारी जो है, मतलब उन्हें पूछा जाता है निर्णय लेते टाइम। रीजन ये दे रहे हैं वो कि ग्रेटर इंक्लूजन ऑफ वुमेन इन्वॉल्व्स ग्रेटर शेयर ऑफ जेंडर बजट इन जनरल बजट। अच्छा, महिलाओं को अधिक से अधिक शामिल करने में आम बजट में लिंग बजट का अधिक हिस्सा शामिल है। जो हमारा जनरल बजट बनता है उसमें जो जेंडर बजट पब्लिश होता है उसका ज्यादा शेयर है। अब हमने ये बताना है कि इन दोनों में से कौन सी स्टेटमेंट्स जो है वो बिल्कुल वैलिड स्टेटमेंट है। जैसे अगर हमारे जर्नल बजट के अंदर जेंडर बजट इंक्लूड किया जाता है, उसमें विमेन्स को बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस दी जा रही है, तो कहीं ना कहीं डिसीजन मेकिंग पावर्स जो है उसमें, डिसीजन मेकिंग प्रोसेस में विमेन का एनरोलमेंट बढ़ रहा है। असर्शन भी ठीक है, रीजन भी ठीक है, और रीजन सही एक्सप्लेनेशन भी है असर्शन की। तो राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए। Next is justify the correct statement about the relationship between the total fertility rate and gross reproduction rate. टोटल फर्टिलिटी रेट क्या होता है और ग्रॉस रिप्रोडक्शन रेट क्या होता है, पहले हम लोग ये जान लेते हैं। टोटल फर्टिलिटी रेट का मतलब ये होता है नंबर ऑफ चिल्ड्रन बोर्न बाय अ वुमेन ड्यूरिंग हर लाइफ टाइम। उसके लाइफ टाइम में जितने भी बेबीज पैदा
हो रहे हैं, दैट इज एवरेज नंबर जो हम लेते हैं, दैट इज टोटल फर्टिलिटी रेट। बट जब हम ग्रॉस रिप्रोडक्शन रेट की बात करते हैं ना, तब हम लोग बात करते हैं ओनली फीमेल जेंडर की, ओनली फीमेल्स। इट मेजर्स द नंबर ऑफ डॉटर्स पर विमेन, नंबर ऑफ डॉटर्स पर विमेन। डॉटर्स के अगर टर्म में आप देखो तो दैट इज जेंडर रिप्रोडक्शन रेट। यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ चिल्ड्रन नहीं देखे जाते। सम ऑफ एवरेज स्पैन ऑफ फर्टिलिटी रेट ऑफ फॉर डॉटर्स मल्टीप्लाई 5 डिवाइडेड बाय 1000, 1000 के पीछे होता है। ग्रॉस रिप्रोडक्शन रेट जो होता है ना, दैट इज आफ्टर 1000, 1000 के पीछे होता है, ठीक है। टीएफआर लिया जाता है यहाँ पे, टीएफआर यानी कि टोटल फर्टिलिटी रेट। सो करेक्ट स्टेटमेंट अब हमको बतानी है, कुल प्रजनन दर और सकल प्रजनन दर के बीच में संबंध के बारे में सही कथन क्या है। अब हमें ये चीज तो पता लग गई है कि टोटल फर्टिलिटी रेट में हमें बेबी गर्ल भी लेनी है और बेबी बॉय भी लेना है, राइट। पर जब हम लोग जेंडर रिप्रोडक्शन रेट देखते हैं तो हमें सिर्फ फीमेल चाइल्ड दिखना, मतलब हमें सिर्फ बेबी गर्ल देखनी है, तो ऑब्वियस है टोटल फर्टिलिटी रेट ज्यादा होगा। ये पॉसिबिलिटी है कि टोटल फर्टिलिटी रेट जो है वो ग्रॉस रिप्रोडक्शन रेट से ज्यादा। नेक्स्ट इज for which of the following items of household consumption expenditure in India NSSO takes the reference period as 365 days। अब देखो ऐसा है, NSSO था नेशनल सैंपल सर्वे ऑर्गेनाइजेशन, नेशनल सैंपल सर्वे ऑर्गेनाइजेशन। यहाँ पे मैं आपको बता देती हूँ पहले, फिर देन हम लोग इसको देखते हैं। नेशनल सैंपल सर्वे ऑर्गेनाइजेशन, अब इसको नेशनल सैंपल सर्वे ऑफिस भी बोला जाता है, NSO। ऐसा इसलिए है क्योंकि NSSO और CSO दोनों क्या कर दिए गए हैं, मर्ज कर दिए गए हैं। पहले नेशनल सैंपल सर्वे ऑर्गेनाइजेशन जो था दैट वाज अ पार्ट ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स। ये था पार्ट किसका, मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स का। अब इसका नाम पड़ गया है नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस। अब ये किसके अंडर है, मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन, मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन, ठीक है, ये इसके अंदर। ये आपको याद रखना है कि इनका मर्जर जो है वो कब हुआ है, 23rd ऑफ मई 2019 को, 2019 में, 23 मई 2019 को NSSO और CSO को मर्ज कर दिया गया है और NSO बना दिया गया है। वैसे NSSO ओरिजिनली 1950 में बना था। अब इसके लिए जो ये टाइम पीरियड लेता है, रेफरेंस पीरियड लेता है 365 डेज, ये किसके लिए लेते हैं, हमने ये देखना है। क्लोथिंग, फुटवेयर, बेडिंग एंड एजुकेशन के लिए। अब देखो क्लोथिंग, फुटवेयर, बेडिंग और एजुकेशन जो शेड्यूल 1 में कवर किए जाते हैं ना, उसमें टाइम लिया जाता है लास्ट 30 डेज और लास्ट 365 डेज। जो शेड्यूल 2 में कवर किए जाता है ना, उसमें कंसिडर किया जाता है 365 डेज, लास्ट 365 डेज। एडिबल ऑयल, फिश, एग या मीट की अगर बात की जाए तो यहाँ पे शेड्यूल 1 वाली आइटम्स जो होती हैं उसमें लिए जाते हैं लास्ट 30 डेज। शेड्यूल 2 वाली जो आइटम होती है उसमें लिया जाता है लास्ट 7 डेज, ठीक है। वेजिबल, फ्रूट, स्पाइसेस, बेवरेजेस, ये सारे इसमें इंक्लूडेड होते हैं, ये दोनों मिला के, ठीक है। ऑल अदर फूड, फ्यूल एंड लाइट की अगर बात करो, मिसलेनियस गुड्स एंड सर्विसेज की बात करो, तो यहाँ पे भी लास्ट 30 डेज लिए जाते हैं शेड्यूल 1 वाली आइटम्स के, और शेड्यूल 2 वाली आइटम्स के लिए जाते हैं लास्ट 30 डेज, ठीक है। ये आप याद भी कर सकते हो। और क्लोथिंग, फुटवेयर और बेडिंग, एजुकेशन के लिए ये सब है 365 डेज, ओके। नेक्स्ट इज अंडर द रिकमेंडेशंस ऑफ फाइनेंस कमीशन ग्रांट्स फ्रॉम द सेंटर टू द स्टेट। फाइनेंस कमीशन के रिकमेंडेशन पे अगर सेंटर की तरफ से स्टेट को ग्रांट्स दी जा रही हैं तो उसको हम कौन सी ग्रांट बोलेंगे, दैट इज नॉन एज लीगल ग्रांट, दैट इज स्टैट्यूटरी ग्रांट। फाइनेंस कमीशन जो है वही डिसाइड करता है कि रेवेन्यू शेयरिंग सेंटर स्टेट में यानी केंद्रीय सरकार में और राज्य सरकार में किस तरह से होगी। इसकी रिकमेंडेशंस जो है वो अब वाला जो टेन्योर चल रहा है वो स्टार्ट हुआ था 1 अप्रैल 2020 को और खत्म होगा ये 31 मार्च 2025 को। ये इसका टेन्योर है। पहला फाइनेंस कमीशन है ये जो जीएसटी के बाद आया, मतलब फर्स्ट फाइनेंस कमीशन। जब जीएसटी चल रहा था ना, जब जीएसटी लॉन्च किया गया था उस टाइम पे ऑलरेडी फाइनेंस कमीशन वाज इन फोर्स, उस टाइम पे वो फोर्स में था। जीएसटी लॉन्च होने के बाद ये पहला फाइनेंस कमीशन है और यही बताते हैं कि सारे रिकमेंडेशंस यही देते हैं स्टेट और रेवेन्यू के फाइनेंशियल रिलेशंस को लेकर। Next is the bigger holder of government of India dated securities. Now the point is what is India dated government securities? ध्यान से देखना, dated government securities long term के लिए होती है, ठीक है। पहला फीचर आपको इसका ये पता होना चाहिए
कि दीज आर फॉर द लॉन्गर टर्म, ठीक है, ये लॉन्ग टर्म के लिए होती है। इनका फिक्स्ड एक्सचेंज रेट रहता है, फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट रहता है, ठीक है, फिक्स्ड एंड फ्लोटिंग इंटरेस्ट रेट होता है, पेड ऑन द फेस वैल्यू, पेएबल एट द फिक्स्ड टाइम पीरियड, ठीक है। यूजुअली इसका टाइम पीरियड हाफ ईयर रहता है, आपने याद रखना है कि डेटेड गवर्नमेंट सिक्योरिटीज लॉन्ग टाइम पीरियड के लिए होती हैं, हाफ ईयर के लिए होती हैं, और इनका टेन्योर टाइम पीरियड 1 ईयर से 30 ईयर्स तक हो सकता है। और आरबीआई रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की जो डिवीजन है पब्लिक डेट ऑफिस की, वो इन इश्यूज इन सिक्योरिटीज में डील करते हैं। इन सिक्योरिटीज को इशू करना, रिमिट करना, इंटरेस्ट पे करना, प्रिंसिपल अमाउंट पे ऑफ करना, तो यूजुअली ये फिक्स्ड कूपन सिक्योरिटीज होती है, ठीक है। सो सबसे बड़े होल्डर जिन्होंने गवर्नमेंट की डेटेड सिक्योरिटीज जिनके पास है, जिन्होंने खरीद रखी है, वो कमर्शियल बैंक है। बिगेस्ट होल्डर इज कमर्शियल बैंक। Next is, which of the following constitutes the intermediate layer in 3-tier cooperative credit structure? अब 3 tier है ना, ये देखो कोऑपरेटिव क्रेडिट इंस्टीट्यूशंस की अगर हम बात करें तो दो तरह के, एग्रीकल्चरल और नॉन एग्रीकल्चरल। अगर हम एग्रीकल्चरल की बात करें तो हमारे पास शॉर्ट टर्म क्रेडिट इंस्टीट्यूशंस भी हैं, लॉन्ग टर्म क्रेडिट इंस्टीट्यूशंस भी हैं। और शॉर्ट टर्म में आता है हमारे पास स्टेट कोऑपरेटिव, सेंट्रल कोऑपरेटिव एंड प्राइमरी एग्रीकल्चरल क्रेडिट सोसाइटीज। तो इंटरमीडिएट लेयर कौन सी? इंटरमीडिएट हुई मिडिल मैन वाली, ठीक है। सो इंटरमीडिएट लेयर की अगर हम बात करें 3 tier में, तो हमारे पास स्टेट कोऑपरेटिव है, सेंट्रल कोऑपरेटिव है, प्राइमरी है, और इन दोनों के मिडिल में आता है सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक। सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक्स जो है दैट इज इन द मिडिल ऑफ स्टेट एंड प्राइमरी, दोनों के बीच में एक लिंक बनाए रखता है। ये सारी आती है किसके अंडर? शॉर्ट टर्म क्रेडिट इंस्टीट्यूशंस के अंडर। नेक्स्ट इज एमआरटीपी एक्ट, मोनोपोलीज रिस्ट्रिक्टिव एंड ट्रेड प्रैक्टिसेस एक्ट। अब तो वैसे खत्म हो चुका है, पर स्टिल बहुत ही ज्यादा पॉपुलर है। किस चीज के लिए? कंपटीशन एक्ट के क्वेश्चन पूछा जाता तो एमआरटीपी साथ में आता, मोनोपोलीज रिस्ट्रिक्टिव एंड ट्रेड प्रैक्टिसेस एक्ट। 1969 में बना था, 1969 के बाद इसको रिप्लेस कर दिया गया कंपटीशन एक्ट के द्वारा। तो राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए। ध्यान से देखना आप, जो कंपटीशन एक्ट है वो कब आया है? 2002 में। नेक्स्ट इज अप टू व्हिच सेंसस synchronous de facto method was adopted? de facto unsynchronous भी होता है, de facto method भी होता है। It was adopted in India wherein the census was conducted throughout the country in a single night। एक ही रात में सारा सेंसस जो है वो कर दिया गया था। वो 1931 में ऐसा हुआ था, बिफोर इंडिपेंडेंस। 1947 के बाद देखो थोड़ा सा सेंसस के बारे में पढ़ लेते हैं। हमारे यहाँ पे 9 Feb 1951 को, मतलब इंडिपेंडेंस के बाद 9 Feb 1951 को जाके पहला सेंसस हुआ, ठीक है, इंडिपेंडेंट इंडिया का। वैसे हमारे इंडिया में 1871 1872 में जो ब्रिटिश वाइसरॉय थे उनका नाम था लॉर्ड मेयो, ठीक है, ब्रिटिश वाइसरॉय है लॉर्ड मेयो। उन्होंने सबसे पहले सेंसस कंडक्ट करा था। और हमारे यहाँ पे इंडिया में इसका जो एक्ट है ना, दैट इज सेंसस ऑफ इंडिया एक्ट 1948, ठीक है। एक चीज मैं और बताना चाहूंगी कि जो पहला सेंसस हुआ था ना हमारे इंडिया में, जो 51 में हुआ था, उस टाइम पे जम्मू कश्मीर में उस टाइम पे सेंसस नहीं लिया गया था। जम्मू कश्मीर की स्टेट को एक्सक्लूड कर दिया गया था और पुराने फिगर्स ही काउंट किए थे। तो राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर 1931। Among these sentences, which one is absolutely true about Hindu rate of growth? Hindu rate of growth पता क्या हो जाता है? स्लगिश इकोनॉमिक ग्रोथ, जिसका मतलब ये है कि इकोनॉमी बहुत, देखो हम हर तरह की पॉलिसी अप्लाई कर रहे हैं, हम हर तरह के रिफॉर्म्स लेके आ रहे हैं, हम लोग अच्छे रेगुलेशंस अप्लाई कर रहे हैं, गवर्नमेंट एफर्ट्स कर रही है, बट स्टिल इकोनॉमी ग्रोथ नहीं हो रही, ठीक है। तो 1978 में जाके राज कृष्णा एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि हु कॉइंड द टर्म हिंदू रेट ऑफ ग्रोथ। हिंदू रेट ऑफ ग्रोथ की टर्म जो है वो राज कृष्णा जी ने दी थी। इंडिया जो है वो माना जाता है कि हिंदू यहाँ पे ज्यादा रहते, तो उन्होंने वही काउंट करा था कि यहाँ की पॉपुलेशन जो है ना वो जो भी है, जैसा भी है, उसी में संतुष्ट रहती है, बट जो यहाँ की पॉलिसीज, जो रेगुलेशंस है, वो उसको अच्छी तरह से इम्प्लीमेंट नहीं किया जा रहा, जिसकी वजह से हमारी ग्रोथ रेट जो है वो ज्यादा इंक्रीज नहीं हो रही। सो this is about the economic growth of Hindu population, shows the economic disparities among the different social groups in India, reflects the low growth performance of India during the 1950s to 80s and hints in the accelerated growth of India since 1980s। राइट आंसर इसका ये है कि 1950 के बाद, मतलब हमारी आजादी के बाद 1980s तक हम लोग ज्यादा फास्ट ग्रो क्यों नहीं कर पाए, उसके लिए उन्होंने यूज किया था हिंदू रेट ऑफ ग्रोथ।
नेक्स्ट इज मेंशन आउट द फॉल्स स्टेटमेंट अबाउट द सक्सेस ऑफ इकोनॉमिक रिफॉर्म्स इन इंडिया। हमारे इंडिया में इकोनॉमिक रिफॉर्म्स पहले पढ़ लेते हैं, फिर उसके बाद में इसके बारे में गलत स्टेटमेंट देखेंगे। इकोनॉमिक रिफॉर्म्स का मतलब क्या होता है? जितने भी पॉलिसीज, रूल्स और रेगुलेशंस आते हैं किस चीज के लिए? इकोनॉमी की ग्रोथ और डेवलपमेंट को प्रमोट करने के लिए, या हमारा जो स्ट्रक्चर है उसको रेगुलेट करने के लिए, दैट इज इकोनॉमिक रिफॉर्म्स। जरूरत क्या है? हमारा पब्लिक सेक्टर अच्छा परफॉर्म नहीं कर रहा था, ठीक है, हमारा बैलेंस ऑफ पेमेंट नेगेटिव हो चुका था, फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स खत्म हो चुके थे, गवर्नमेंट के ऊपर डेट बहुत ज्यादा था, महंगाई बहुत ज्यादा हो गई थी, वर्ल्ड बैंक और आईएमएफ के टर्म्स एंड कंडीशंस हमें फॉलो करने पड़ गए थे। बट अब अपने दो तरह के मेजर्स यूज किए, फर्स्ट वन स्टेबलाइजेशन, सेकंड वन स्ट्रक्चरल। दोनों अपनी नोटबुक्स में नोट कर लो, स्टेबलाइजेशन भी स्ट्रक्चरल भी। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। स्टेबलाइजेशन में ये था कि जो हमारा बैलेंस ऑफ पेमेंट डेफिसिट है उसको ठीक करेंगे, इन्फ्लेशन को टैकल करेंगे। स्ट्रक्चरल में ये था एफिशिएंसी इंप्रूव करेंगे, ट्रेड रिस्ट्रिक्शंस को खत्म करेंगे, राइट। अब एलपीजी आया, दैट इज लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन। लिबरलाइजेशन मतलब इंडस्ट्रियल पॉलिसी आई। पहले वैसे 1956 में भी थी, 60 में भी थी, 66 में भी थी, 70 में थी और 1991 में। 52, 56, 77, 1991। प्राइवेटाइजेशन डिसइन्वेस्टमेंट, व्हिच मींस 50 to 51% शेयर जो है वो प्राइवेट होल्डर्स को बेच दो। ग्लोबलाइजेशन का मतलब ये है बाकी जो हमारी रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड सेक्टर है, मतलब जो हमारा इंटरनेशनल सेक्टर है, जो हमारे डिफरेंट डिफरेंट नेशंस हैं, हमारे अलावा हमारी कंट्रीज हैं पूरे वर्ल्ड में, उनके साथ भी ट्रेड करो, ठीक है। इसमें इंटरनेशनल फाइनेंस भी आ गया, इंटरनेशनल माइग्रेशन भी आ गया, इंटरनेशनल ट्रेड भी आ गया। आप दूसरी कंपनीज में जाके, दूसरी कंट्रीज में जाके कंपनी सेटअप करो, ठीक है। आप इंपोर्ट एक्सपोर्ट करो, वहां की लेबर इधर लेके आओ, यहाँ की लेबर उधर जाए, माइग्रेशन हो, तो ये सब चीजें जो थी दैट वाज ग्लोबलाइजेशन। एलपीजी पोस्ट इंडिपेंडेंस सोशलिज्म हमने अडॉप्ट करा, गवर्नमेंट सेक्टर का थोड़ा सा नहीं, हमने कैपिटलिज्म अडॉप्ट करा था एक्चुअल। तो 1990 से पहले सिचुएशन हमारे इंडिया से पहले ये थे, सोशलिज्म था, गवर्नमेंट का सेक्टर था, एक्सपोर्ट ज्यादा था, एग्रीकल्चर था, बिजनेस रेगुलेशन था। 1960 टू 1990s में हमारे पास मेन जो आया वो गवर्नमेंट का कंट्रोल और ग्रीन रेवोल्यूशन। और 1990s के बाद याद रखना आपने कि हमारे उस टाइम पे प्राइम मिनिस्टर कौन थे? नरसिम्हा राव। फाइनेंस मिनिस्टर कौन थे? मनमोहन सिंह जी। बड़ा इंपॉर्टेंट नाम है हमारे कंट्री के। एक ऐसे पर्सन फाइनेंस मिनिस्टर भी रहे, आरबीआई गवर्नर भी रहे, प्राइम मिनिस्टर भी रहे, उनका नाम है मनमोहन। तो अब देखते हैं which is not true. Slow down of population growth rate, increase share of the corporate sector in the gross domestic savings, narrowing down the current account deficit and benefits of the demographic dividend. So what is the right answer? Demographic dividend का कोई benefit इकोनॉमिक रिफॉर्म्स में इंक्लूडेड नहीं। एक डेमोग्राफिक डिविडेंड का कॉन्सेप्ट हमने लास्ट लेक्चर में किया, प्लीज उसको देख लेना। आइडेंटिफाई द मेथड नॉट बीइंग यूज्ड फॉर अनएम्प्लॉयमेंट एस्टिमेशन। अनएम्प्लॉयमेंट का एस्टिमेशन अगर आपने लगाना है, एनएसएसओ, जैसे मैंने आपको पिछली स्लाइड्स में बताया, एनएसएसओ पहले इंडिया की सबसे बड़ी ऑर्गेनाइजेशन थी जो सेंसस करती थी, सोशियो इकोनॉमिक सर्विस करती थी। उसके बाद में 2019 23 ऑफ मई को इसको मर्ज कर दिया गया सीएसओ में। अब इसका नाम एनएसओ है, नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस, मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन के अंडर आता है। यहाँ पे कौन सा मेथड जो है वो बिल्कुल भी ऑप्ट नहीं किया जाता, करंट मंथली स्टेटस ऑप्ट नहीं किया जाता। रीवैल्यूएटिंग एवरी आइटम और थिंग फॉर एवरी फाइनेंशियल ईयर। अगर मैं हर चीज का हर एक साल में जीरो से, मतलब फ्रॉम द स्क्रैच हम रीवैल्यू कर रहे हैं, तो वो क्या होगा? दैट इज जीरो बेस्ड बजटिंग। बड़ा क्लियर है ये, बहुत क्लियर, ठीक है। जीरो बेस्ड बजटिंग, बिल्कुल स्क्रैच से शुरू करना, बिल्कुल जीरो से शुरू करना। हर साल में आप हर आइटम को स्क्रैच से रीवैल्यू करते हो, दैट इज जीरो बेस्ड बजटिंग। A deficit or surplus in the Indian's balance of payment measured by the net balance of, कौन सा बैलेंस है? करंट अकाउंट, कैपिटल अकाउंट, एलोकेशन ऑफ एसडीआर, यानी स्पेशल ड्राइंग राइट्स, इन द स्टैटिस्टिकल डिस्क्रिपेंसी, या फिर ऑल ऑफ द अबव। तो राइट आंसर तो ऑल ऑफ द अबव है। पहले आप लोग ये जान लो, बैलेंस ऑफ पेमेंट के दो अकाउंट्स होता है, करंट अकाउंट और कैपिटल अकाउंट। करंट अकाउंट की आइटम होती है, उसमें गुड्स का ट्रेड भी आता है जिसको बैलेंस ऑफ ट्रेड बोला जाता है, प्रीवियस लेक्चर्स में हमने करा है। ट्रेड इन सर्विसेज भी आता है, ट्रांसफर पेमेंट्स भी आती है। कैपिटल अकाउंट में आती है फॉरेन इन्वेस्टमेंट, एक्सटर्नल बोरोइंग्स एंड अदर फ्लूस। अब हमारा डेफिसिट क्या होता है और हमारा सरप्लस क्या होता है? सरप्लस का मतलब ये होता है व्हेनेवर वैल्यू ऑफ एक्सपोर्ट्स इज मोर देन वैल्यू ऑफ इंपोर्ट्स। बैलेंस ऑफ पेमेंट डेफिसिट क्या होता है? वैल्यू ऑफ एक्सपोर्ट्स इज लेस देन वैल्यू ऑफ इंपोर्ट्स, ठीक है। सो कंट्री ज्यादा गुड्स इंपोर्ट करती है देन एक्सपोर्ट्स, बाकी कंट्री से बोरो भी करती है इंपोर्ट्स पे करने के लिए, शॉर्ट टर्म में इकोनॉमिक ग्रोथ को कंट्रीब्यूट करती है और डेट देती है
लॉन्ग टर्म इट विल हैव टू गो इनटू डेट टू पे फॉर द कंजम्पशन। डेफिनेटली डेफिसिट में ये नुकसान हमें ये रहता है कि हम ज्यादा पैसा पे कर रहे होते हैं इंपोर्ट्स के लिए, एक्सपोर्ट्स हमारे पास कम होते हैं, बोरो करना पड़ता है। हाँ, शॉर्ट टर्म के लिए हमें ठीक है, हमारी रिक्वायरमेंट पूरी हो जाएगी, बट लॉन्ग टर्म में हमें ज्यादा पैसे देने पड़ेंगे। बट सरप्लस में ये होता है हमारी चीजें ज्यादा बिक रही हैं और अच्छी वैल्यू पे बिक रही हैं, तो ऑटोमेटिकली हमें अपनी प्रोडक्शन के ऊपर भी फोकस करना पड़ेगा। शॉर्ट टर्म के लिए बहुत अच्छी बात है, लॉन्ग टर्म के लिए हमें समटाइम्स हम लोगों को ये होता है कि हम एक्सपोर्ट ड्रिवन ग्रोथ पे आ जाता है। कहने का मतलब ये है कि हम उन प्रोडक्ट्स के ऊपर सिर्फ फोकस करते हैं जिनकी वजह से हम लोग ज्यादा फॉरेन एक्सचेंज कमा सके। नेक्स्ट इज इन इंडिया ऑल द शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक्स, व्हाट इज द कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो? शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक्स के लिए 9% है, बाकी पब्लिक सेक्टर बैंक्स के लिए अभी जो प्रेजेंट रेट है दैट इज 12%। ठीक है, दैट इज 12%, so required rate of 9% is right answer। कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो की अगर हम बात करें तो इट इज द परसेंटेज ऑफ बैंक रिस्क वेटेड क्रेडिट एक्सपोजर्स, आल्सो नोन एज कैपिटल टू रिस्क वेटेड एसेट रेशियो। ठीक है, ये बनाई किस चीज के लिए जाती है? ये इस चीज के लिए बनाई जाती है कि वी हैव टू प्रमोट द स्टेबिलिटी एंड एफिशिएंसी ऑफ द फाइनेंशियल सिस्टम्स। नेक्स्ट इज व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर? क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर मतलब पहला, फिर उसके बाद, फिर उसके बाद। एम्प्लॉयमेंट जनरेशन को लेके अगर देखा जाए, हमारा इंडिया जब आजाद हुआ था तो उस टाइम पे उसमें क्या था? एग्रीकल्चर। तो हमारे बी और सी ऑप्शन क्या हो गए? एलिमिनेट हो गए। दो बच्चे एग्रीकल्चर सर्विस इंडस्ट्री, हमने फर्स्ट ईयर में तो एग्रीकल्चर पे फोकस किया, सेकंड ईयर में हमने इंडस्ट्री पे फोकस किया। हमारा तो 1981 के बाद सर्विस सेक्टर जो है वो बहुत ज्यादा ग्रो कर रहा है। तो हमारा राइट आंसर जो है वो क्या बनेगा कि एम्प्लॉयमेंट जनरेशन सेक्टर्स ऑफ इंडिया पोस्ट इंडिपेंडेंस। अच्छा, इंडिया के बाद तो सिचुएशन ऐसी है कि हमारे इंडस्ट्री में उतनी एम्प्लॉयमेंट जनरेशन नहीं हुई जितनी हमने सर्विसेज में करी है। तो ए एग्रीकल्चर सर्विसेज एंड इंडस्ट्री। Who formulated the People's Plan? Very very important. M.N. Roy. M.N. Roy ने करा, ये याद कर लो कि स्विस रॉय प्लान सबसे पहले आया 1934 में, इन्हीं ने प्लानिंग का सबसे पहला अटेम्प्ट करा था। एनपीसी 1938 में नेशनल प्लानिंग कमीशन बना, 1944 में बॉम्बे प्लान बना, 1944 में पीपल्स प्लान बना, गांधी प्लान 1944 में बना, सर्वोदय प्लान 1950 में बना, जयप्रकाश नारायण ने बनाया था प्लानिंग कमीशन 1950 में आया। ठीक है, बॉम्बे प्लान ये जीआरडी टाटा बिरला इन सब के द्वारा बनाया गया। विच इज द मोस्ट सिग्निफिकेंट कंपोजिशन ऑफ टू डेफिसिट्स ऑफ इंडियन इकोनॉमी? इंडियन इकोनॉमी में तीन तरह, वैसे तो बजट डेफिसिट तीन तरह के होते हैं, रेवेन्यू, फिस्कल, प्राइम। तीन तरह के होते हैं, ये मैं आपको पहले बता देती हूँ। रेवेन्यू डेफिसिट का मतलब ये है जितना भी हम रेवेन्यू एक्सपेंडिचर ले रहे हैं उसमें से कितना हमारी इनकम है, खर्चे में से इनकम निकलवाई, घाटा हुआ तो हमारा डेफिसिट है। बजटरी डेफिसिट का मतलब होता है टोटल कितना खर्चा, उसमें से टोटल इनकम माइनस करो, बट इसमें ट्रेजरी बिल्स नहीं डालना है, ट्रेजरी बिल्स मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट है। मॉनेटाइज डेफिसिट यानी डेफिसिट फाइनेंसिंग की बात करें तो इसमें हम ये करेंगे कि आरबीआई कितने नोट छाप छाप के गवर्नमेंट को दे जा रहा है। ठीक है, किस चीज के लिए? क्योंकि गवर्नमेंट के पास पैसे नहीं है खर्च करने को। फिस्कल डेफिसिट होता है टोटल एक्सपेंडिचर माइनस रेवेन्यू रिसिप्ट्स, रिकवरी ऑफ लोन्स एंड रिसिप्ट्स फ्रॉम द सेल ऑफ एसेट्स। ठीक है, एंड प्राइमरी डेफिसिट में फिस्कल डेफिसिट माइनस इंटरेस्ट पेमेंट्स। प्राइमरी डेफिसिट का फॉर्मूला बड़ा इंपॉर्टेंट है। अब हमारे इंडिया में जो दो डेफिसिट सबसे ज्यादा पाए जाते हैं ना, वो है करंट अकाउंट का डेफिसिट और फिस्कल डेफिसिट। ठीक है, नेक्स्ट इज हु अमेंडेड द कंसेप्ट ऑफ पूरा, PURA, प्रोवाइडिंग अर्बन अमेनिटीज इन द रूरल एरियाज। इसके लिए ना आप एक चीज याद रखो, पीक। पीक वाज फिजिकल कनेक्टिविटी, physical connectivity, E for economic connectivity, next E for electronic connectivity, K for knowledge connectivity. What was that? All round growth of the rural areas. APJ अब्दुल कलाम जी हमारे जो लेट प्रेसिडेंट हैं, उनके द्वारा, मिसाइल मैन उनको कहा जाता है, उनके द्वारा ये पॉलिसी बनाई गई थी कि अर्बन रूरल डिवाइड है ना, जो मतलब हमारे अर्बन एरियाज बहुत ग्रो कर रहे हैं, रूरल एरियाज बहुत बैकवर्ड जा रहे हैं, इन दोनों के बीच में कनेक्टिविटी की जा सके ताकि एक बैलेंस ग्रोथ हो। तो ये हमारा आज का लेक्चर था। आई होप आपको पसंद आया हो। अगर आपने पहली बार देखा है तो आप YouTube चैनल को सब्सक्राइब करो, बेल आइकन पे क्लिक करो। डेली हम लोग 10 o'clock जो है इंडियन इकोनॉमी प्रिपेयर करते हैं सेक्शन फॉर द कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस। थैंक यू।